Hello students, in thermodynamics the next topic we have सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सेकेंड लॉ की काफ़ी सारी डेफिनेशंस आई थी। सबसे पहले डेफिनेशन दी थी केल्विन और प्लैंक ने। अकॉर्डिंग टू केल्विन एंड प्लैंक इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच वुड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम अ रिजर्वियर एंड कन्वर्ट 100% ऑफ द हीट एब्जॉर्ब इनटू वर्क। मीन्स जितनी हम इनपुट दे रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम उस पर 100% आउटपुट ले सकें। ये ऐसा हीट इंजन हम नहीं बना सकते जो कि सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब कर ले और 100% उसका वर्क में कन्वर्ट कर दे। नेक्स्ट वी हैव क्लोसियस स्टेटमेंट। क्लोसियस ने क्या बोला? इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिज़ाइन अ सेल्फ एक्टिंग मशीन। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिज़ाइन अ सेल्फ एक्टिंग मशीन। हम ऐसी कोई भी सेल्फ एक्टिंग मशीन नहीं बना सकते जिसके ऊपर हम एक्सटर्नल एजेंसी ना लगाएं और वो पूरी की पूरी हीट एट लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर ट्रांसफ़र कर दे। जैसे अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो उसमें हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है उसका टेम्परेचर ओ लो करवाने के लिए। तो ये बोला था क्लोसियस ने कि अपने आप हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर। नेक्स्ट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? जिसको हम टर्न बैक कर सकते हैं सच दैट बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट। मतलब एग्जैक्टली अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ रही है विदाउट नो अनदर चेंज इन यूनिवर्स। कहीं पर भी यूनिवर्स में वो कहीं पर भी चेंज ना करे, बिल्कुल एग्जैक्टली अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए, सिस्टम भी और सराउंडिंग भी। कंडीशंस क्या होनी चाहिए रिवर्सिबल के लिए? अब एग्जैक्टली उसने अपनी पोजीशन में वापस आना है तो जो प्रोसेस होनी चाहिए वो इनफाइनाइटली स्मॉल होनी चाहिए। मतलब उसमें थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अगर प्रोसेस फास्ट होएगी तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस रह जाएंगी, बट अगर प्रोसेस इनफाइनाइट स्मॉल होएगी तभी वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ सकती है। So first condition for a reversible process is that the process will be quasi-static, मतलब infinitely slow. Second condition is that it is free from the dissipative forces like friction, inelasticity, viscosity, etc. The next we have is irreversible process. irreversible process क्या होती है? जो कोई भी कंडीशन रिवर्सिबल प्रोसेस की हैं, जो कंडीशंस दो उनमें से कोई कंडीशन तो सेटिस्फाई ना करे वो होगी इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी। हम ये क्यों देख रहे हैं कि कौन सी प्रोसेस रिवर्सिबल है या कौन सी इरिवर्सिबल है, क्या सिग्निफिकेंस है रिवर्सिबिलिटी का? तो जो रिवर्सिबल इंजन होता है उसकी हमेशा मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। मैक्सिमम एफिशिएंसी मतलब वो मैक्सिमम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में क्या करते हैं हम? ये एक रिवर्सिबल इंजन है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जिसमें हम मानते हैं कि हमारे पास 100% एफिशिएंसी आएगी, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो कार्नोट इंजन में हमने क्या लिया हुआ है? एक सोर्स ले रखे है जो कि टेम्परेचर T1 पर है। T1 टेम्परेचर ग्रेटर है एट विद बाय टेम्परेचर T2। T2 इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक। और हमने एक वर्किंग सब्सटेंस लिया जो कि यहाँ पर है आइडियल गैस। आइडियल गैस का जो बेस है वो कंडक्टिंग है और जो साइड पे वॉल्स हैं वो एडियाबैटिक वॉल्स हैं, मतलब वहाँ से कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होएगी, सिर्फ जो भी हीट ट्रांसफ़र होएगी वो बेस से पॉसिबल है। और बीच में हम इंसुलेटिंग पैड भी लेते हैं। इंसुलेटिंग पैड क्यों लेते हैं? ताकि जो भी हमने बीच में ट्रांसफ़र रोकना हो, बीच में ब्रेक के लिए हम इंसुलेटिंग पैड पे रखेंगे। ये हमने अब इंडिकेटर डायग्राम बनाया है बिटवीन पी एंड बी। इसमें फर्स्ट स्टेज क्या है? जब हमारा वर्किंग सब्सटेंस जा रहा है फ्रॉम ए टू बी। ये कब होएगा? जब हम वर्किंग सब्सटेंस को रखेंगे एट द सोर्स। सोर्स का टेम्परेचर है T1 और इस कंडीशन में होएगी क्या? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट फिर हम B टू C लेके जाएंगे, देन C टू D, देन D टू A। और यहाँ पर हम कैसे करेंगे? पहले सोर्स पे रखेंगे, देन इंसुलेटिंग पैड पे, देन सिंक पे, देन अगेन इंसुलेटिंग पैड पे। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या हो रहा है? A टू B, यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है फ्रॉम V1 टू V2 एंड प्रेशर में चेंज हो रहा है फ्रॉम P1 टू P2। इस एक्सपेंशन में कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब होएगी। हीट एब्जॉर्ब की वैल्यू हमने मान ली Q1 और जो वर्क डन होएगा वो है W1।
वर्डन का हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, वो क्या आया था, इंटीग्रेशन पी डी वी, और जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वो आ रहा है V1 टू V2। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेट करवाएंगे फ्रॉम V1 टू V2 पी डी वी का। V की वैल्यू, P की वैल्यू पुट की थी RT/V। ये हमने आइसोथर्मल के लिए एक्सप्रेशन पहले ही निकाला था, सेम वही एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्या आएगा, RT1 लोड नेचुरल V2/V1। और अगर हम ग्राफ में देखें तो ये एरिया अंडर द कर्व होता है। एरिया अंडर द कर्व ए बी क्या बनेगा, ये ए है और ये बी है, तो एरिया अंडर द कर्व बन रहा है ABM K और A। तो ये वाला जो एरिया आएगा ये आपका दे रहा वर्डन इन द आइसोथर्मल एक्सपेंशन, राइट। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक में मतलब टेम्परेचर का चेंज नहीं होएगा, इस एडियाबैटिक में मतलब हीट ट्रांसफ़र नहीं होएगी और टेम्परेचर चेंज होएगा। टेम्परेचर चेंज होएगा, जब हीट ट्रांसफ़र नहीं होती तब टेम्परेचर चेंज होता है, और जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता तब हीट एब्जॉर्ब या एमिट होती हैं। तो यहाँ टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, मतलब हीट में कोई चेंज नहीं आएगा। सो दिस इज़ अ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये हो रहा है फ्रॉम स्टेज B टू C, V2 P2 टू V3 P3। वर्डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन V2 टू V3 PdV। एडियाबैटिक में हमारे पास वर्डन की क्या वैल्यू आती है, 1/1 माइनस गामा RT2 माइनस T1। और अगर हम ग्राफ से देखें तो ये एरिया अंडर द कर्व क्या आएगा, BC, तो मतलब BCNMB आपके पास दे रहा वर्डन इन द एडियाबैटिक एक्सपेंशन। थर्ड है हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रही है इन द रीजन C टू D। तो यहाँ पर ये आ रहा है C V3 P3 टू D V4 P4 तक। अब ये आइसोथर्मल है तो वर्डन का फॉर्मूला क्या आएगा, RT2 लोड E V4 बाई में V3। और अगर आप माइनस साइन अब्जॉर्ब करवाओगे तो ये बन जाएगा RT2 लोड E V3 बाई में V4। और फ्रॉम ग्राफ ये एरिया अंडर द कर्व CD आएगा, मतलब DCNLD। तो ये हमारे पास आ रही ए वर्डन इन द आइसोथर्मल एक्सप्रेशन। यहाँ पर नेगेटिव का साइन आएगा बिकॉज वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर रहा है, हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, दैट्स वाई ये जो वर्डन है वो नेगेटिव है। लास्ट है हमारे पास जो फिनोमिना यहाँ पर होता है इन कार्नोट इंजन कार्नोट साइकिल में, वो होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन। मतलब अब हम जा रहे हैं D टू A और D की वैल्यू क्या थी, V4 P4 टू A V1 P1 तक। वर्डन की वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेशन V4 टू V1 माइनस PdV। और इसमें जब हमने एक्सप्रेशन निकाला था एडियाबैटिक का तो आया था 1/1 माइनस गामा RT2 माइनस T1। यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन आएगा बिकॉज जो हमारा वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर रहा है। एंड फ्रॉम द ग्राफ दिस विल बी इक्वल टू द एरिया DAKLD। नाउ टोटल वर्डन अगर हमने निकालना हो इन कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन जो पूरे साइकिल के ड्यूरिंग वर्क कर रहा है वो किसके इक्वल आएगा, सभी वर्डन्स को ऐड करवा दो बाय टेकिंग देयर साइन कन्वेंशन। तो वर्डन इन फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था तो ये हमने अलग से लिख दिया W1 प्लस W2। और थर्ड और फोर्थ में जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज कर रहा था तो यहाँ पे हमने नेगेटिव का साइन लगा के लिख दिया W3 प्लस W4। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आए थे W2 और W4 के, वो देखो एग्जैक्टली सेम है। W2 और W4 के एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है, मतलब ये दोनों वैल्यूज सेम है, इक्वल हैं। तो जो हमारे पास वर्डन आएगा वो किससे इक्वल बचाएगा, W2 W4 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये बन जाएगा W1 माइनस W3। फर्दर ये किससे इक्वल आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 के। तो टोटल वर्डन आ जाएगा चारों एरियाज का सम। और ये जब हम चारों एरिया का सम करेंगे तो ये सिर्फ एरिया अंडर द लूप बनेगा, मीन्स एरिया ऑफ ABCDA।